Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चीज़ों का पढ़ा था और कुछ जानकारियाँ ली थी। आज हम लोग उसी को और आगे करते हुए गॉस लॉ को स्टडी करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पीछे हम लोगों ने कुछ जाना था, आज उसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय 5। यानी किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे ये कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है, तो इस सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किस तरह से रिलेट करेंगे? सो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। मतलब कि पर यूनिट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यही उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया is known as electric field intensity, यानी 5 अपॉन ए। 5 क्या हो गया? टोटल एरिया से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ए क्या हो गया? टोटल एरिया। 5 अपॉन ए क्या हो गया? पर यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, टोटल एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम? द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस आल्सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या इसका मतलब हो गया? हम इसको देखते हैं इस तरह से कि सपोज कुछ चार्जेस हैं यहां पर और इन चार्जेस की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग एरिया में डेवलप हो रही है। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा जो इसके चारों तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, उनकी वजह से कितना फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसको लेकर गॉस ने एक स्टेटमेंट या गॉस लॉ बनाया। जैसे कि सपोज कोई पॉइंट हम चूज करते हैं P, ये कोई पॉइंट P है इन चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस के पास में। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो हम क्या करेंगे? हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। उस पॉइंट को लेकर एक इमेजिनरी सरफेस ऑल राउंड जो इन चार्जेस को कवर कर रहा हो, कंप्लीटली कवर कर रहा हो, वो हम एक सरफेस ड्रा करेंगे। उस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब हम गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। जैसे इट शुड बी क्लोज सरफेस सो दैट ए क्लियर डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन पॉइंट्स दैट आर इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। यानी जो भी सरफेस आप बनाएंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी बाउंड्री बिल्कुल आपको स्पष्ट हो कि कौन से चार्जेस सरफेस के अंदर हैं, कौन से चार्जेस सरफेस पर हैं और कौन से चार्जेस सरफेस के बाहर हैं। तो इस तरह का आपको कोई इमेजिनरी सरफेस चार्जेस के ऊपर ड्रा करना होता है और ये सरफेस उस पॉइंट से जरूर होकर जाना चाहिए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता करनी है या मालूम है। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, तो वो मैंने आपको अभी बताया। थर्ड क्या है? द सरफेस मस्ट हैव
a shape according to the symmetry of the source so that the field is normal to the surface at each point and constant in magnitude. इस थर्ड लॉ को अभी हमने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया है। क्या है थर्ड लॉ? जब कभी भी आप कोई सिमेट्रिकल सरफेस जब कभी भी आप कोई गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो वो गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रा करना होता है कि उस सरफेस के किसी पॉइंट पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो या सरफेस के पैरेलल हो। हमेशा गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रा करना होता है उस पॉइंट को लेकर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है कि जो आपका सरफेस हो उसके सरफेस के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हो या फिर पैरेलल टू सरफेस हो। इसका क्या यूज है और क्या फायदे हैं जब हम इसको आगे अप्लाई करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में, तब आप इसको समझ पाएंगे। फिर फोर्थ है फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस द गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। मतलब जैसे यहां पे डिस्क्रीट चार्जेस है, इंडिविजुअल चार्जेस है, तो जब आप कोई सरफेस ड्रा करेंगे तो ये सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज से होता हुआ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो डिस्क्रीट चार्ज है यानी जो पॉइंट चार्ज है वो इतना छोटा है कि जब उससे हम सरफेस को पास करते हुए अपना सरफेस गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हम ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल है कि उस पॉइंट पर जहां पर वो सरफेस पास हो रहा है उस चार्ज का कितना हिस्सा सरफेस के बाहर है और कितना हिस्सा सरफेस के अंदर है, क्योंकि वो खुद में अपने में क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, यानी बहुत डायमेंशन उसकी कम है, बहुत शेप और साइज उसका नेग्लिजिबल है। और यदि वहां से हमारा गॉसियन सरफेस पास हो रहा है तो हमारे लिए ये पता कर पाना मुश्किल है कि उस चार्ज का कितना हिस्सा सरफेस के अंदर है और कितना हिस्सा सरफेस के बाहर है। इसीलिए यहां पर जो सरफेस ड्रा किया है या तो सरफेस के चार्ज बिल्कुल अंदर होगा या फिर सरफेस के चार्ज पूरा बाहर होगा। सरफेस किसी चार्ज के ऊपर होते हुए नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम चार्ज का कितना पोर्शन सरफेस के अंदर है और कितना पोर्शन बाहर उसको पता कर पाना मुश्किल है। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना होता है गॉसियन सरफेस को ड्रा करते समय। ओके, तो अब आगे देखते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है या वेक्टर E, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं सरफेस का, क्योंकि सरफेस तो इरेगुलर है या सरफेस जैसा भी हो गॉसियन सरफेस, वैसे तो हम सिमेट्रिकल सरफेस ड्रा करते हैं, लेकिन सपोज ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है ds, और सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अब जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो हमेशा किस तरह से लेंगे कि जो भी पॉइंट चूज करेंगे या जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी वहां पर या तो हमारा गॉसियन सरफेस जो ड्रा होगा वो इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी या फिर सरफेस के पैरेलल। तो सपोज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल परपेंडिकुलर है, तो जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सेम डायरेक्शन में हो गई। तो इस स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा, जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ds। अब E डॉट ds में इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है, E ds cos थीटा, और थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो इस तरह से इस स्मॉल सरफेस एरिया से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। तो ये तो हो गया जो चीजें हमने अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इस स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स हो गया, E डॉट ds हो गया। इस पूरे सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स होगा, इस स्मॉल एलिमेंट से जो फ्लक्स जा रहा है ऐसे जितना फ्लक्स होगा सबका इंटीग्रल। तो यहां पर हमने सरफेस इंटीग्रल कर दिया। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds है ये हो गया इस सरफेस से पूरे से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस ने ये बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इक्वल होगा टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये आपका गॉसला। तो गॉसला ने हमें क्या कर दिया, ये तो हो गया फ्लक्स, और ये फ्लक्स किसके इक्वल है, ये आपको गॉसला ने बता दिया कि फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के
इक्वल होता है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो सारे चार्जेस की वजह से होगी, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो चार्ज लेंगे वो चार्ज केवल गॉसियन सरफेस के अंदर का ही लेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि इस गॉसियन सरफेस में इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इंटर करेंगी उतनी ही सरफेस से एग्जिट भी कर जाएंगी। तो इसलिए इस पर्टिकुलर गॉस सरफेस के जो बाहर के चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस पर नील रहता है। जितना इंटर करता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी और उतनी ही इधर से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए जब आप टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं तो वहां पर जो चार्ज लेंगे वो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला ही लेंगे। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds, टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या, जितने भी इनसाइड द सरफेस चार्ज होंगे उनका सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस को सम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि कौन से चार्ज पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव, और इस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आपके गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। इतनी बात एक और ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि कभी रखनी होगी आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन का लॉ फॉलो होता है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनसाइड द चार्जेस और आउटसाइड द चार्जेस सबकी वजह से होगी, लेकिन जो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस का वो केवल इनसाइड द चार्ज का ही होगा। तो फ्लक्स निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का रास्ता क्या हो गया कि क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स है वो आपके इसके इक्वल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, गॉस लॉ हो गया कि किसी द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस पे कहेंगे, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द नेट चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपका गॉस का थ्योरम हो गया। अब इसको लेके कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए, चार्ज इज प्लेस्ड एट ए सेंटर। सपोज हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, ये क्यूब है, देखने में थोड़ा क्यूबाइड लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के इसको क्यूब मानिए कि इसकी लेंथ और विड्थ सब बराबर, यानी इसके जो 6 फेसेस होंगे, किसी क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, दाएं बाएं ऊपर नीचे आमने सामने। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो एक फेस इसके ऊपर का हो गया, इसी के जस्ट अपोजिट एक फेस नीचे का हो गया, एक फेस सामने का हो गया, एक फेस पीछे का हो गया, एक फेस दाएं का हो गया, और एक फेस इस तरह से आपका लेफ्ट साइड का हो गया। तो इस तरह से टोटल जो फ्लक्स हैं इसके वो कितने हैं, सॉरी जो टोटल फेसेस हैं वो कितने हैं, 6। अब कोई चार्ज है वो इसके सेंटर पर रख दिया जा रहा है, तो सपोज कोई चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया गया। अब इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो तो चारों तरफ निकलेंगी, क्योंकि चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल राउंड डायरेक्शन में निकलती हैं। और किसी भी पॉइंट के, किसी भी, यहां पर यदि हम लिखें, किसी भी चार्ज के जो ऑल राउंड डायरेक्शन होगी उसको हम लोग एक स्फीयर की तरह कर सकते हैं। स्फीयर के सेंटर पे है तो चारों तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो इस सेंटर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो कितना एंगल बनाएगी इस सेंटर पर, 4 पाई, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। किसी स्फीयर के बीचों बीच कोई सेंटर होता है तो उस पर टोटल एंगल बनता है 4 पाई। वही जब कोई सर्किल होता है तो सर्किल के सेंटर पर कोई एंगल बनता है, वो बनता है 2 पाई। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यानी उसको कवर करने के लिए यदि आप सिमेट्रिकल कोई सरफेस ड्रा करें तो वो होगा आपका स्फीयर, और स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, सेंटर पे 4 पाई एंगल बनाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो चार्ज है उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों तरफ 4 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 पाई सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो चार्ज है इस क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, और क्यूब में टोटल चारों तरफ मिला के कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है,
और क्यूब है इसलिए सारे फेसेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसलिए इस चार्ज के द्वारा सारे फेसेस पे जो एंगल बनाया जाएगा, इस चार्ज के द्वारा यदि हम एंगल बनाने की बात करें, ये जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, ये भी चारों तरफ का इक्वल होगा। जितना चार्ज का एंगल ये बनाएगा उतना ही आपका जो ये चार्ज होगा वो एंगल इस तरफ वाले फेस पर भी बनाएगा। ऐसे तो इस तरफ भी उतना ही एंगल बनेगा जितना एंगल सामने वाले फेस पे बन रहा है। तो जितना चार्ज सॉलिड एंगल इस फेस पे बनाएगा उतना ही चार्ज सॉलिड एंगल इस फेस पे बनाएगा, उतना ही चार्ज सॉलिड एंगल ऊपर वाले फेस पे बनाएगा, उतना ही चार्ज सॉलिड एंगल नीचे वाले फेस पे बनाएगा, उतना ही सामने वाले पे बनाएगा, उतना ही बैक वाले पे बनाएगा। इस तरह से जो चार्ज के चारों तरफ का जो टोटल एंगल 4 पाई है वो 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि सिंस क्यूब हैज 6 फेसेस सबटेंडिंग टोटल सॉलिड एंगल एट सेंटर 4 पाई, तो किसी एक फेस पे कितना एंगल हो जाएगा, 4 पाई बाई 6। ठीक है, तो एक फेस 4 पाई बाई 6 एंगल बना रहा है और जो चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स है वो कितने एंगल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 पाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और हमारे एक फेस पे कितना एंगल है, 4 पाई बाई 6। तो इस तरह से 4 पाई पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला फ्लक्स हमको गॉस लॉ अकॉर्डिंग पता है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से जो एक फेस पे जो फ्लक्स होगा वो होगा टोटल फ्लक्स, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4 पाई एंगल पर, तो यूनिट एंगल पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। और एक फेस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक फेस पे एंगल कितना बन रहा है, 4 पाई बाई 6, तो 4 पाई बाई 6 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक फेस पर जाने वाला फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका इस तरह से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया जो कि एक फेस से जा रहा है। तो 6 फेस से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वही हमको पता है कि किसी चार्ज के द्वारा टोटल फ्लक्स जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एक फेस से जाने वाला फ्लक्स निकाल दिया। ऐसे ही यदि कोई सिलेंडर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है तो उसका जो लेटरल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास होता है, यदि हम उसको निकालना चाहें तो हम यहां पर देखें, सपोज ये कोई सिलेंडर है और इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं, इससे आपके सिलेंडर के चारों तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो सिलेंडर से पास हो रही है। हमें निकालना है सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। वैसे तो जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स पास हो रहा है। तो यदि हम एक साइड का जो इसके हाफ पोर्शन का एक तरफ का यदि हम लेटरल सरफेस लें और उससे पूछा जाए कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरफ के सरफेस से पास हो रहा है, या ये कहें कि इस तरफ के सरफेस से इंटर हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप इस फिगर को समझिए कि ये जो आपका सिलेंडर है उससे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से इंटर कर रहा है उतना ही इधर से निकल रहा है। लेकिन यदि इसको निकालना चाहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E डॉट ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर ds। तो उसका एक रास्ता यहां पर है, यदि हम ds की बात करेंगे, E डॉट ds लगाएंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर आपके सरफेस के एंगल कुछ अलग अलग दिया हुआ है। कहीं पर कोई एंगल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस एरिया यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने है, सरफेस एरिया भी सामने है। तो बजाय हम इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, E डॉट ds इस सरफेस पे करने की बात करके हम एक दूसरा रास्ता देखते हैं, वो ये कि आप ये ध्यान दें और स्फीयर और इस सिलेंडर को ऐसे कट करें तो आप पाएंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इस डायमीटर वाले क्रॉस सेक्शन से जा रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है। यानी जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से इंटर कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से एग्जिट कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम इस तरफ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, हमें इधर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आसान है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह एक जैसा है। तो इधर से इंटर करने वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे तो इधर से एग्जिट करने वाला फ्लक्स भी उतना ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे,
इसको और देख लीजिए। तो हमको यदि यहां का निकालने वाला फ्लक्स चाहिए तो इस तरफ से इंटर करने वाला फ्लक्स निकाल लें। अब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 2r, जो आपका डायमीटर है कितना हो जाएगा 2r, और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी l, इस तरह से। तो अब आपका जो सिलेंडर बन गया, तो सिलेंडर का इस तरफ का सेक्शन यानी डायमीटर की तरफ का सेक्शन का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके उस तरफ का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी विड्थ हो गई 2r, और जो सिलेंडर की हाइट थी वो l थी, तो यहाँ का एरिया कितना हो गया, यहाँ का एरिया हो गया 2r इंटू l, लेंथ इंटू विड्थ, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है हर जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया ES cos थीटा, थीटा यहाँ कितना होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये आपका एरिया वेक्टर हुआ, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना है 0, तो इस तरीके से ES cos 0, तो E की वैल्यू तो E रहेगी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूज करी है जिसकी वैल्यू है, और S आपने निकाल लिया है 2RL, और 0 आपका एंगल है तो cos 0 1 हो गया। तो इस तरह से इस तरफ से निकलने वाला फ्लक्स हो गया E इंटू 2RL। इतना ही फ्लक्स इधर से इंटर कर रहा है, क्योंकि जो इंटर कर रहा है वही यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस लैटरल सरफेस से भी कितना होगा, वो 2ERL ही होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सके होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कोई क्यूब है इस तरह से, सपोज ये कोई चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो तो चारों तरफ निकलेगी, जैसे पीछे भी हमने देखा था, पूरे 4 पाई एंगल में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब सपोज ये चार्ज आपका किसी क्यूब के कॉर्नर में रखा है, तो इस चार्ज का कौन सा हिस्सा इस क्यूब के पास आ रहा है, यानी इस चार्ज का कितना हिस्सा इस क्यूब पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट कर रहा है, यदि इसको देखना चाहें तो हम इस चार्ज को पहले चारों तरफ से क्यूब से कवर कर देते हैं। तो 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, और एक क्यूब आपका यहां पर आएगा। तो आप इस तरह से देखेंगे कि टोटल 8 क्यूब ने आपके उस चार्ज को कवर किया, कब, जब वो क्यूब आपके कॉर्नर पे रखा होता है। तो इस क्यूब का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 8 क्यूब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके किसी एक क्यूब के कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज से, इस एक क्यूब के कॉर्नर पर रखे हुए चार्ज से जो इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 क्यूब में इसका टोटल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब पे कितना जाएगा 1/8, क्योंकि टोटल क्यूब यहां पर कितने लग जाएंगे 8 लग जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर। कोई वायर है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, और इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम एक लंबाई L कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब इस पर कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सपोज कोई पॉइंट हम लेते हैं P, जो कि इस कंडक्टिंग वायर से x डिस्टेंस पर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालनी होती है तो हम अपने उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यदि हम किसी चार्ज सरफेस के चारों ओर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर पाते हैं तो हम लोग आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको गॉस लॉ के मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, तो फिर इस पॉइंट पर हम लेकर क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस को यहां पर हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो जैसे किसी वायर के अराउंड जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हो सकती है वो एक सिलेंडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जनरेट होगी, इस वायर पे जो चार्ज है उस पर वो इस तरह से चारों तरफ फैली हुई होगी, हर पॉइंट पर ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं वो ऐसा ड्रा करते हैं कि या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो।
तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलेंडर, ये परफेक्टली यहाँ पर इन्हीं दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि जो लेटरल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस तरीके से, जो आपका सिलेंडर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, कहां पर, इसके लेटरल सरफेस पे। और जो इसका आपका जो बेस है और जो टॉप है वो आपका सरफेस इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चारों तरफ घूम रही हैं, तो ये आपके सरफेस के पैरेलल है। तो हमेशा गॉसियन सरफेस को ड्रा करते समय इस बात की कोशिश की जाती है कि या तो सरफेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो या फिर पैरेलल हो। तो अब हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लिया, अब हम गॉस लॉ को लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। तो ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको देखते हैं। तो ये जो आपके एजेस हो गए, एजेस पे जो सरफेस होंगे 1 और 2, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होंगे। तो सरफेस एरिया तो ऊपर की ओर होगा, जैसे यहाँ का सरफेस एरिया आउटवर्ड ऊपर की ओर, और नीचे का जो सरफेस एरिया होगा बॉटम का वो डाउनवर्ड नीचे की ओर। दोनों ही कंडीशन में जो आपका सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो यानी इन दो सरफेसेस से तो फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds cos थीटा होता है और थीटा यहां पर कितना बन रहा है, 0। तो अपर सरफेस का फ्लक्स भी 0 है और लोअर सरफेस का फ्लक्स भी 0 है, केवल लेटरल सरफेस का फ्लक्स है। तो लेटरल सरफेस से फ्लक्स कितना होता है, जो फॉर्मूला होता है गॉस लॉ का क्या, कि सरफेस से टोटल फ्लक्स इक्वल होगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब यहां पर हमने देख लिया आपके जो लोअर और अपर सरफेसेस हैं उनसे तो फ्लक्स आपका 0 हो गया क्योंकि थीटा यहां पर 90 है। ठीक है, अब आप देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेटरल सिलेंडर सरफेस। अब इस लेटरल सिलेंडर सरफेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई करेंगे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E है, E डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज कितना होगा यहां से लेकर यहां तक, सपोज इसकी लेंथ L हमने मान रखी है और लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर कितनी है, लैम्डा, मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज यहां पर है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। तो टोटल लेंथ है इसकी L, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस वायर का जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, लैम्डा L अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तरफ वाली वैल्यू तो लिख ली। अब बात करते हैं इधर की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आप देखिए सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होगी। ठीक है, तो E सेम हो गई, डॉट ds जो सरफेस एरिया है, तो जो कि जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्रिकल ड्रा किया है, तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जो भी गॉसियन सरफेस आपका लेटरल है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपके गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो थीटा यहां पर 0 रहेगा क्योंकि आपका ds और ds वेक्टर यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में यहां पर कंसीडर होंगी। तो इस तरह से E कांस्टेंट भी है, E की वैल्यू भी कांस्टेंट हुई, सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, वायर से सिमेट्रिकल है तो E की वैल्यू भी सेम हो गई। एंगल भी E और ds के बीच में 0 हो गया क्योंकि एरिया वेक्टर भी आपका बाहर है। जैसे यहां पर हम किसी जगह पर एरिया वेक्टर को चूज करें, यहां पर हम ये एरिया वेक्टर बनाएं इसी जगह पर, ये कोई ds लें तो ds का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी ऊपर आप देख रहे हैं कहाँ है, बाहर की ओर। ये कोई भी सरफेस एरिया लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है और परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है और परपेंडिकुलर, तो इसलिए थीटा यहाँ पर 0 हो गया, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरह से E ds, अब ds का टोटल इंटीग्रल मतलब टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया, इस तरह के जो भी आप स्मॉल एरिया लेते हैं उसका पूरा सरफेस एरिया। तो पूरे सरफेस एरिया का मतलब हो गया इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। और किसी सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि यदि कोई सिलेंडर है उसकी रेडियस r है, उसकी हाइट h है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r h। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई x क्या हो गई, उस पॉइंट को लेके ही हमने सिलेंडर को बनाया है, यानी हमारे सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी हो गई x, तो 2 पाई x, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है l,
तो आपका सरफेस एरिया ds कितना हो गया 2πxl। तो इस तरफ का पोर्शन हो गया ई ds यानी ई इंटू 2πxl इक्वल टू गॉस लॉ अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके इक्वल है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा एल अपॉन 2πxle, एल से एल कैंसिल कर दीजिए। तो ये आ गया आपका लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन 4πx एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये 4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। कौन से फॉर्मूले में, कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूले में। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर जो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट होता है उसको क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले में 2π एप्सिलॉन आ रहा था, एल से एल कट गया यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट बचा है। तो 2π एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, उसमें हमने जानबूझ के 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया है जिससे 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सके, के लिख सके। तो इस तरह से फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन x आपका बचा रह गया, तो वो नीचे लिख दिया। और 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन से क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन x। यहाँ जो k होगा वो स्मॉल लेटर वाला k होगा, क्योंकि जो कैपिटल k होता है वो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो ये स्मॉल लेटर वाला k है। ठीक है, यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से किसी नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर के नियरेस्ट पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 2k लैम्डा अपॉन x। ओके, यदि इसको r कहेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये आपका लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट, यानी कहीं पर कुछ चार्जेस हैं, जैसे घरों में आप कोई मोतियों की माला से बना हुआ कोई चद्दर आप देखें, कोई पार्टीशन जो मोतियों की माला से बना हुआ हो, तो उसको आप चार्ज सीट की तरह कर सकते हैं और हर मोती आपका एक चार्ज की तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं एक चार्ज सीट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी किसी सीट पर चार्ज आपके इस तरह से आपने लगा दिए हैं, तो ये एक चार्ज की सीट हो गई। तो इस चार्ज सीट के आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी। तो जरा इसको देखें क्या करेंगे। इस चार्ज का, ये तो आपकी चार्ज सीट हो गई, और इस चार्ज की सीट के पास में सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पर ये कोई आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को लेके एक हमें गॉसियन सरफेस को ड्रा करना पड़ेगा। वो जो गॉसियन सरफेस होगा उसको बना करके हम यहाँ पर गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो किस तरीके से, ये पॉइंट है और इसको यहाँ पर आप देखें ये इस तरह से चार्ज से किसी डिस्टेंस r पे है और यहाँ पर हम कोई गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे। तो इसके लिए ये सपोज हमने कोई एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया जो इस पॉइंट को अपने सरफेस पे रख रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी गॉसियन सरफेस जो ड्रा करते हैं हमेशा वो जो पॉइंट होता है वो उस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर होना चाहिए। और जो गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं वो इस तरह से ड्रा करते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के पैरेलल हो या फिर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह से होंगी वो भी हम देखेंगे। तो ये तो आपका हमने गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में देख लिया, और उसकी इस एज पे यानी इस सरफेस पे आपका ये आपका जो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसको हमें निकालना है। तो हमने ऐसा सरफेस ड्रा करा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। जो चार्जेस होंगे सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में इस तरह, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे चार्जेस आसपास लगे हुए हैं, तो इन सब चार्जेस के जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आपकी होंगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे गॉसियन सरफेस से पास हो रही हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे गॉसियन सरफेस से किस तरह से पास हो रही हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैटरल सरफेस है उसके तो पैरेलल पास हो रही हैं, यानी सरफेस जो हमारा लैटरल सरफेस है उसके पैरेलल निकल जा रही है, जबकि जो हमारी एज है
जो हमारा सरफेस है, साइड है, उस साइड से ये हमारी सरफेसेस जो हैं परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। जो हमारा एज वाला सरफेस है, जो टॉप वाला सरफेस है, या इधर जो बैक वाला सरफेस होगा, उसको ये पेनिट्रेट करते हुए परपेंडिकुलर यहाँ पर निकल रही है। तो इस तरह से हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो हमारे लैटरल सरफेस के पैरेलल आ रही हैं, और जो हमारा फ्रंट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आ रही हैं। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट गॉसियन सरफेस है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज रहेगी, जो हमारा लैटरल सरफेस है उससे रिलेटेड फ्लक्स तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपके सरफेस के पैरेलल निकल के आ रही है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो सरफेस के पैरेलल पास हो रही हैं, और ये सरफेस पे हम कोई एरिया वेक्टर लेंगे तो कैसा होगा, सरफेस के आउटवर्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री एंगल बना रहा। तो जितना भी आपका लैटरल सरफेस है, उस लैटरल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा हर समय कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के एरिया वेक्टर में 90, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया। अब बात आ जाती है जो आपका किनारे वाला सरफेस, यानी उस पॉइंट को लेते हुए जो सरफेस है, जो आपका टॉप सरफेस आ रहा है, इस टॉप सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर की ओर निकल रही है, और वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से है, परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से आपकी परपेंडिकुलर है, यानी जो एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो जीरो बन रहा है। तो इसको लेते हुए जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, ये टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इंटर कर रही है, तो इस तरफ से भी फ्लक्स इंटर हो रहा है और इधर से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बीचों बीच आपके जो चार्ज रखा हुआ है, ये जो चार्ज रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी है। तो इस तरह से दोनों ही सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आउटवर्ड बाहर निकल रहा है, क्योंकि चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, बीच में रखे हुए हैं। उन चार्जेस की जो सीट है आपकी वो बीच में रखी हुई है, इस तरह से। तो जो चार्ज है, उन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी, और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होगी। यानी जो आपके सरफेसेस हैं, ये वाला लेफ्ट और राइट सरफेस, उन दोनों ही सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आउटवर्ड निकल रही है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आउटवर्ड निकलती है तो वो फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरफ का भी फ्लक्स, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फ्लक्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स आपके साइड वाले सरफेस से कितना हो जाएगा, ई डॉट ds। लेटरल सरफेस से तो जीरो ही था, तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, गॉस के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स आपके गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसना अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 डॉट ds। अब टोटल चार्ज होगा कितना, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर है सिलेंडर में, वो कौन सा चार्ज है, जो इस सर्कुलर एरिया के अंदर जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो बाहर वाले चार्ज को तो हम काउंट करते नहीं है, हम काउंट कैसे करते हैं, इस सिलेंडर के जो अंदर सरफेस एरिया होगा, अंदर जो चार्ज होगा उसी को काउंट करेंगे। और अंदर कितने एरिया में चार्ज होगा, जो ये अंदर का सर्कुलर सरफेस होगा उसी में अंदर के पोर्शन में चार्ज होगा। तो यदि चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो अंदर का जो ये एरिया हुआ वो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वही पाई आर स्क्वायर एरिया वाले में ही चार्ज होगा। तो कितना चार्ज हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू एस। तो इस तरह से E, अब E की बात करें तो E तो सिमेट्रिक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है, तो E तो कॉमन आ गया। इंटीग्रल ds का मतलब क्या हो गया, ये जो आपने टोटल सरफेस स्मॉल सरफेस एरिया लिया था इसका इंटीग्रल, यानी पूरा सरफेस एरिया। तो पूरा सरफेस एरिया को क्या कहेंगे, S कहेंगे, तो E इंटू एस। तो टोटल इंटीग्रल E डॉट ds क्या हो गया, E कॉमन हो गया और ds का S कह दिया। और इस 2 को फिर हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा सिग्मा S अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और S की वैल्यू क्या होगी, यदि इसका रेडियस आपको पता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, आप चाहेंगे तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्योंकि S और S तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इस क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। कहां पर, उस पॉइंट पर जो 4 सीट से कितनी डिस्टेंस पे थी, आपकी नियर बाय थी, वहां पर आपकी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकाल ली गई। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इनको नोट करिए, इसमें जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको आप मुझको मैसेज करिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में दूर करूंगा। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।